तुम बहुत देर से आए। रुको रुको रुको। माफ करना उस थप्पड़ के लिए। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, बस थोड़ा तनाव में था। मुझे तुम्हारा फोन दो, मैं हेलीकॉप्टर बुला रहा हूँ। अब इस बारे में एक शब्द भी मत कहना। वो 30 मिनट में पहुंच जाएगा, ठीक है? जिस राक्षस ने यह सब शुरू किया था वह हैरान था कि रिक इतना आगे चला जाएगा, लेकिन या तो यह करना था या जेल जाना था। अब उसके कहने पर वे दोनों ध्यान केंद्रित रखते हैं। शिकार पर निकलते हैं, बाद में गड़बड़ साफ करेंगे और ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता है और जब अगली बार दिखता है तो वह रेगिस्तान में उतर चुका होता है। रिचर्ड पहले बाहर आता है और सुनहरे बालों वाली सुंदरी जेन के लिए दरवाजा खोलता है। वो एक डफल बैग उठाए हुए सीधे कांच के घर की तरफ बढ़ती है। बाहर पायलट रोबर्टो रिचर्ड से कहता है कि अगर जरूरत हो तो वो तैयार है। फिर वो एक छोटा सा तोहफा देता है शरारती मुस्कान के साथ और चला जाता है। अंदर जेन कमरे में मोहक अंदाज में इंतजार कर रही होती है, जबकि रिचर्ड दरवाजे पर कुछ पल ठहरता है और उसे देखता है। फिर दोनों बीच में मिलते हैं। वो उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। वो उसके बाल पकड़कर जताता है कि अब वो ही उसका सब कुछ है। वो उसके कपड़े उतारती है, नीचे झुकती है और सच में सब कुछ अपने काबू में ले लेती है। उसकी एक अनजान पत्नी घर पर बैठी है, कम्युनियन मेन्यू की चिंता करती हुई। सोचती है कि उसका पति बिजनेस ट्रिप पर गया है। कॉल खत्म होने के बाद रिचर्ड जेन के पास बिस्तर में लौट आता है। जेन उदास मूड में है और वो चाहता है कि जिंदगी इतनी उलझी ना होती, लेकिन किस्मत ने उसे बच्चे दे दिए और जेन को इतना आकर्षक बना दिया। एक बात जो जेन मुस्कुराकर मान लेती है, फिर उसे चूमने लगती है। सुबह होते ही जेन एक गिलास पानी और एक सेब लेती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है डर के मारे उसका गिलास हाथ से गिर जाता है। रंगीन दीवार के पीछे एक आदमी बंदूक लिए खड़ा होता है, बस उसे घूरता हुआ। फिर दूसरा आदमी भी आता है और ब्लॉन्ड जेन शांत आवाज में अपने मेजबान रिचर्ड को पुकारती है। दोनों अंदर आते हैं, कुछ शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन सब जल्दी शांत हो जाता है जब उनका ध्यान उस अनजान आदमी पर जाता है। रिचर्ड मजबूरी में जेन को अपने दोस्तों से दोस्त के रूप में मिलवाता है और कहता है कि वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगी, बस 2 दिन। जब जेन उन्हें प्राइवेसी देती है, एक लड़का मजाक में पूछता है कि एलिजाबेथ और बच्चे कैसे हैं। रिचर्ड हंसते हुए टाल देता है कि उन्हें उसकी असली जिंदगी नहीं देखनी चाहिए थी। अब सब आराम से बस जाते हैं। सुंदर जेन गर्मी की छुट्टियों जैसा माहौल बना रही है। सूरज, स्विमिंग पूल, वाइन, टीवी, सिगरेट और बहुत सारी हंसी मजाक। शाम को वो स्टैन से बात करती है और बताती है कि उसका सपना है लॉस एंजलिस जाना, ताकि लोग उसे पहचाने। उधर दिमित्री दूर से दूरबीन से उसे ताक रहा होता है, जैसे कोई अजीब सा आदमी। रिचर्ड भी टेबल पर आ जाता है और बात घूमकर उस तोहफे पर जाती है जो पायलट ने उसे दिया था। वो पियोटे पेयोटे नाम की एक ड्रग होती है। रिचर्ड चेतावनी देता है कि यह खतरनाक है, लेकिन जब जेन उसे मांगती है तो बाकी लड़के इसे आजमाने को तैयार हो जाते हैं। रिचर्ड उन्हें समझाता है कि यह चीज इतनी तेज असर वाली है कि इंसान खुद पर काबू खो सकता है। वो ड्रग अपनी गर्लफ्रेंड जेन को दे देता है ताकि वो उसे लड़कों से बचाकर रखे। घर के अंदर जेन सोचती है कि इसे सबसे सुरक्षित जगह पर रखे, तो वो इसे अपने लॉकेट में छिपा देती है। फिर वो म्यूजिक चालू करती है और बाहर निकलकर डांस शुरू करती है। रिचर्ड डांस करने से मना कर देता है तो वो स्टैन की तरफ मुड़ती है, जो खुशी खुशी तैयार हो जाता है। वो उसके साथ डांस करने लगती है, करीब आकर लहराती हुई। बाकी दोनों आदमी बस देखते रहते हैं। फिर जब रिचर्ड को लगता है कि अब बहुत हो गया, वो जेन को अपने कंधे पर उठा लेता है। जेन खिलखिलाकर हंसती है, जबकि स्टैन थोड़ा झुंझलाता है। अगली सुबह रिचर्ड बिस्तर में नहीं होता। जेन बाहर पैटियो में जाती है, जहां स्टैन उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे साथ नाश्ता करने के लिए बुलाता है। पिछली रात जेन ने कहा था कि उसे पहचाना जाना है और स्टैन अब उसे वो मौका देने के लिए तैयार दिखता है। सीढ़ियां देखकर कोई भी अपना मन बदल दे। दिमित्री पास में तैर रहा है, चेहरा मैगजीन से ढका हुआ। उसका दोस्त बताता है कि उसे तेज हैंगओवर है और रिचर्ड किसी काम से बाहर गया है। पासपोर्ट से जुड़ी कुछ बात है। फोन से ध्यान हटाने की कोशिश में नाकाम होकर जेन कहती है कि वो पैकिंग करेगी और चली जाती है, स्टैन को नाश्ते के साथ छोड़कर। वो कपड़े बदल रही होती है, तभी स्टैन उसे देख लेता है। वो तुरंत खुद को ढकने की कोशिश करती है तो स्टैन माफी मांगता है, लेकिन पास आने से खुद को रोक नहीं पाता। वो उससे कहता है कि कभी साथ वक्त बिताएं। जब जेन कहती है कि शायद काम से कॉल आ जाए तो वो हंसकर उसे झूठा कहता है। हर सवाल के साथ उसका लहजा चिड़चिड़ा और गुस्से भरा हो जाता है। वो कहता है कि पिछली रात कुछ और थी, अब तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। जेन पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। वो पीछे से दबाव डालता है और उसे दीवार के बीच घेर लेता है। जेन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जबरदस्ती करता है। इसी बीच दिमित्री खाने का बैग लेकर आता है और जेन को रोते हुए देखता है। स्टैन कहता है, या तो हमारे साथ रहो या निकलो। दिमित्री दरवाजा बंद करके चला जाता है और स्टैन जेन के साथ जुल्म करता है।
टीवी की आवाज बढ़ाकर दिमित्री शोर दबाने की कोशिश करता है और तैरने चला जाता है, जबकि जेन अंदर से चीखती है और खिड़की पर हाथ पटकती है। रिचर्ड लौटता है तो तुरंत महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। दोस्त सोफे पर हैं और स्टैन खड़ा होकर अपने के का इजहार करता है। रिचर्ड सदमे में कमरे की ओर भागता है और जेन को कांपते हुए पाता है। वो वहां से जाना चाहती है और हेलीकॉप्टर बुलाने को कहती है, जबकि रिचर्ड माफिया मांगता है और सब ठीक करने का वादा करता है। बाहर आकर वो स्टैन पर चिल्लाता है, उसे घटिया इंसान कहता है। जब जेन फिर से होश में आती है, रिचर्ड उसे बताता है कि उसने कनाडा में उसके लिए नौकरी और बहुत पैसा तय कर दिया है नई शुरुआत के लिए। वो कहता है कि ये लॉस एंजलिस जैसा ही है, लेकिन जेन बस हेलीकॉप्टर चाहती है, वो घर जाना चाहती है। रिचर्ड बात पलट देता है, सब दोष उसकी खूबसूरती पर डालता है और सोचता है कि एक थप्पड़ से मामला खत्म हो जाएगा। जेन धमकी देती है कि वो उसकी बीवी को सब बता देगी, लेकिन जवाब में उसे एक थप्पड़ पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है बेहोश सी। रिचर्ड कहता है हेलीकॉप्टर 30 मिनट में आएगा। फिर वो उसके सामान को जलाने लगता है, जबकि उसके दोस्त बंदूकें तैयार करते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी बीवी को कॉल करता है, प्यार से बातें करता है, उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो जल्द घर लौटेगा। स्टैन आता है माफी मांगने, लेकिन रिचर्ड अब जेन की याद को भी जला चुका होता है। बेचारी जेन अब भी जिंदा है, लकड़ी में फंसी हुई, खून से लथपथ, चींटियां शरीर पर रेंगती हुई। खून मुंह में भरकर वो मुश्किल से सांस लेती है। धीरे धीरे उसे सब दिखने लगता है, आसमान, रेगिस्तान की चट्टानें, पास में पड़ा उसका MP3 प्लेयर और एक लाइटर। वो ईयरफोन की मदद से लाइटर अपनी तरफ खींचती है, उसे जलाती है और पास की सूखी झाड़ी में आग लगा देती है। आग की गर्मी ऊपर बढ़ती है और लकड़ी टूट जाती है। वो खुद को छुड़ाकर गिर जाती है, जिंदा लेकिन घायल। आराम का समय नहीं है। रिचर्ड और उसके साथी बाइक और SUV लेकर वापस आते हैं उसे मारने के लिए। जेन किसी तरह घिसट कर छिप जाती है। उसके पेट में लकड़ी अब भी ढंसी है, पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन वो नजरों से ओझल हो जाती है। वो छिपकर सुनती है कि तीनों को वहां सिर्फ राख मिलती है, लाश नहीं। स्टैन थोड़ा सहानुभूति दिखाता है और कहता है शायद वो अभी जिंदा है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि उसे भूल जाओ और शिकार पर लौटो। वे गाड़ियों में लौटते हैं और जेन राहत की सांस लेती है। रात हो जाती है, तीनों नीचे घाटी में पहुंचते हैं। उन्हें जली हुई लकड़ी और MP3 प्लेयर मिलता है। रिचर्ड टॉर्च की रोशनी से खून के निशान देखता है जो चट्टान से आगे तक जाते हैं, एक रास्ता बनाते हुए। खून का निशान धीरे धीरे पतला होता जाता है और आखिर में गायब हो जाता है। उनके सामने पानी का इलाका है, लेकिन कोई निशान नहीं। रिचर्ड कहता है अब बांट जाते हैं। दिमित्री और कातिल 2 दिशाओं में निकलते हैं। स्टैन वहीं रुकने का फैसला करता है, कहता है 2 लोग एक ही तरफ जाएं तो बेवकूफी है, वो वापस भी आ सकती है, मैं यहीं रहूंगा। रिचर्ड वहीं रुकता है, जबकि बाकी दोनों अपने अपने बाइक लेकर निकल जाते हैं। वो कार के बीच में रुकता है, हेडलाइट्स जलती हुई। खड़े रहने के बजाय वो गाड़ी में बैठ जाता है, राइफल पास में रखकर सीट बेल्ट बांध लेता है ताकि अलार्म की बीप बंद हो जाए। उधर जेन पानी में तैरती जा रही है। अचानक उसे मोटरसाइकिलों की आवाज सुनाई देती है, रात की खामोशी को चीरती हुई। वो भीगी हुई और डरी हुई है, इसलिए तेजी से आगे बढ़ती है। दिमित्री उसके पास से बाइक पर गुजरता है, लेकिन उसे नहीं देख पाता क्योंकि जेन पानी के नीचे छिप जाती है। जैसे ही वो चला जाता है, जेन ऊपर आती है और किनारे की ओर निकलती है। थोड़ी दूर जाकर उसे रेत के ढेर के पीछे छुपने की जगह मिलती है। उसी के पास दिमित्री रुका है, पेशाब करने के लिए। उसकी राइफल बस कुछ कदम की दूरी पर रखी है। जेन धीरे धीरे लंगड़ाती हुई राइफल की तरफ बढ़ती है और समय रहते उसे पकड़ लेती है। दिमित्री मुड़ता है, चौंकता है और मिन्नतें करने लगता है। जेन ट्रिगर दबाती है, लेकिन राइफल खाली है। पल भर में वो राइफल वापस खींच लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अब वो बोलने लगता है, चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें लगा मैं लोडेड बंदूक ऐसे ही छोड़ दूंगा? फिर वह बाकी लोगों को बताता है कि उसने जेन को पकड़ लिया है और खुद निपटेगा उससे। उधर स्टैन का तनाव थोड़ा कम होता है। जेन का पसंदीदा गाना उसके पुराने MP3 प्लेयर से बज रहा होता है। इसी बीच दिमित्री झील में जेन को डुबाने की कोशिश करता है। वो उसे धीरे धीरे मारना चाहता है, पहले तड़पाना, लेकिन जेन उसका चाकू छीन लेती है। जैसे ही वो फिर उसका सिर पानी के नीचे दबाता है, वो चाकू उसके अंदर घोंप देती है, पहले वार में पेट, दूसरा कंधे में और आखिरी वार सीधा उसकी आंख में। दिमित्री तड़पता है, चिल्लाता है, लेकिन जल्द ही मर जाता है। जेन कांपते हुए चाकू निकालती है और उसका शरीर पानी में बह जाने देती है। अब बाइक और उसका बैग जेन के पास है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर बाइक का ईंधन खत्म हो जाता है। वो मजबूर होकर पैदल चलती है, एक गुफा तक पहुंचती है और अपने लाइटर से आग जलाती है। बैग खोलती है, उसमें कुछ ही चीजें हैं, एक टॉर्च, एक ड्रिंक का कैन और थोड़ा सामान। वो ड्रिंक पी जाती है, फिर अपने घाव को देखने की कोशिश करती है, लेकिन कपड़ा हटाते ही दर्द से चीख पड़ती है। थकी हुई और टूटी हुई वो रोते हुए जमीन पर गिर जाती है। फिर उसे याद आता है लॉकेट। वो उसमें से पियोटे
पेयोटी निकालती है। स्वाद बहुत खराब है, थूक देती है, फिर से उठाकर जबरदस्ती निगल लेती है। अब असर शुरू होता है, सब कुछ धुंधला, अजीब आवाजें, नशा। वो राइफल उठाती है और उसे तैयार करती है। संगीत जैसे उसके दिमाग में गूंजने लगता है, तेज डरावना, लेकिन उसे हिम्मत भी देता है। वो चाकू गर्म करती है, फिर खुद अपने जख्म की सर्जरी शुरू करती है। कपड़े में जगह बनाती है ताकि लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकाला जा सके। जैसे ही वो उसे बाहर खींचती है, खून फव्वारे की तरह निकलता है। फिर वो गर्म की हुई धातु, कैन से काटी हुई प्लेट से घाव को जला देती है। खून रुक जाता है, दर्द महसूस नहीं होता, शायद नशे की वजह से, लेकिन फिर भी वो बेहोश होकर गिर जाती है। उधर सुबह हो जाती है। स्टैन अपनी कार में सोया हुआ था। रिचर्ड आता है और खून से लथपथ शिकार को कार की विंडशील्ड पर पटकता है। वो सोचता है कि दिमित्री भी कहीं शिकार पर गया होगा। स्टैन बाहर निकलता है, खिंचाव लेता है, फिर झील के पास पेशाब करने जाता है। वहीं एक बेचारी मकड़ी को भी अपने मूत्र से डुबो देता है। चेहरा धोता है, तभी उसके सामने पानी में दिमित्री की लाश ऊपर तैराती है। वो चौंक जाता है, कुछ समझ नहीं पाता। स्टैन पानी में चीखता हुआ कूद जाता है। दिमित्री की लाश देखकर घबराहट में तैरते हुए वहां से भागता है। वो गाड़ी के पास पहुंचते ही उल्टी कर देता है, जबकि रिचर्ड रिक बिना किसी हाव भाव के उसे देखता रहता है। गाड़ी के अंदर रिचर्ड गुस्से में चिल्ला रहा होता है, हवा में मुक्के मारते हुए उसके चेहरे का आधा हिस्सा शिकार के खून से सना होता है। काफी देर तक लाश को घूरने के बाद वो आखिरकार उसे बाहर खींचने का फैसला करता है। स्टैन वहीं बैठा खुद से बातें करता है, सोचता है आखिर सब इतना गलत कैसे हो गया। हर भारी सांस के साथ वाइपर कांच पर लगे खून को फैला देता है। एयर कंडीशन की ठंडी हवा उसे थोड़ा थोड़ा पिघलाकर साफ कर देती है। रिचर्ड लाश को किनारे तक घसीट लाता है और कार की खिड़की पर दस्तक देता है। स्टैन शीशा नीचे करता है तो रिचर्ड कहता है, ऐसी बंद करो, ये पर्यावरण के लिए बुरा है, और हाँ, लाश के साथ थोड़ी मदद चाहिए। स्टैन झुंझलाकर बाहर आता है। दोनों में बहस होती है, लेकिन अंत में दोनों मिलकर दिमित्री की लाश को फिर से पानी में फेंक देते हैं। अब कहानी यह बनेगी कि दिमित्री खुद की गलती से मरा, शिकार के दौरान अपने दोस्तों की चेतावनी न मानने की वजह से। जब लगता है सब खत्म हो गया है, रिचर्ड अचानक स्टैन के मुंह पर मुक्का मारता है। स्टैन जमीन पर गिर जाता है, नाक टूट जाती है और खून बहने लगता है। रिचर्ड बाइक पर बैठकर निकल जाता है। स्टैन वहीं कार के साथ रह जाता है, दर्द में कराहता हुआ। दोनों अलग अलग दिशाओं में रेगिस्तान की तरफ दौड़ते हैं, रिचर्ड गुस्से से और स्टैन डर और झुंझलाहट में। उधर जेन अभी गुफा में सो रही होती है। अचानक झटके से उठती है, देखती है कि उसके शरीर पर कैन की धातु से बना निशान पड़ गया है, जैसे एक टैटू, चील, ईगल का आकार और ऊपर बियर लिखा हुआ। वो गोला बारूद एमओ उठाती है और गुफा से बाहर निकलने लगती है। तभी उसे सपना आता है, रिचर्ड सामने खड़ा है, राइफल ताने हुए, और एक सेकंड में वो उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। जेन फिर से झटके से जागती है। रात का समय है। वो अपने शरीर पर बना निशान देखती है, गोला बारूद संभालती है, लेकिन फिर से एक और सपना आता है, दिमित्री की लाश, फिर एक टेढ़ा मेढ़ा स्टैन जो उससे सवाल करता है। अब हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। यादें, डर और भ्रम सब मिलकर उसे पागल कर देते हैं। वो गुफा से भागती है, लगातार दौड़ती जाती है। सब कुछ अजीब सा लगने लगता है। एक असली चील भी ऊपर उड़ती दिखाई देती है। पूरा माहौल पागलपन से भरा हुआ। आखिरकार वो फिर से जागती है, इस बार सच में। अब वो तैयार है, कमर पर बेल्ट बांधती है, चाकू और बाकी सामान लगाती है और गुफा से बाहर निकलती है। पहले जो जेन पार्टी गर्ल थी, अब वो एक योद्धा बन चुकी है। उसका शरीर खून और मिट्टी से सना हुआ है। बाल अब सुनहरे नहीं, राख जैसे हो गए हैं। वो सिर्फ अंडरवियर में रह गई है, लेकिन अब डर नहीं, बस बदले की आग है। वो दूरबीन निकालती है और चारों ओर देखती है, कहीं कुछ नहीं, मीलों तक सिर्फ रेगिस्तान। उधर स्टैन भी इलाके की तलाश में है, उसे भी कुछ नहीं दिखता। उन्हें खाली पड़ी बाइक मिलती है तो समझ जाते हैं कि जेन अब पैदल है। रिचर्ड गुस्से में फट पड़ता है, नक्शा मांगता है। स्टैन उसे नक्शा देता है और दोनों रणनीति बनाते हैं। योजना यह है कि एक आदमी पूर्व दिशा ईस्ट में जाएगा, दूसरा पश्चिम वेस्ट में। हर जगह तलाश करेंगे जब तक कि जेन मिल नहीं जाती। लेकिन टूटी नाक वाला स्टैन अब भी हिचकिचा रहा है। स्टैन कहता है कि उन्हें साथ रहना चाहिए, जैसे जंगल में लोग जोड़ों में रहते हैं, साथ होने में ताकत होती है। लेकिन रिचर्ड पोकर फेस जवाब देता है कि ये जंगल नहीं है और बाइक पर बैठकर चला जाता है, स्टैन को कार के साथ छोड़कर। उधर जेन दूर से कुछ चमकती हुई चीज देखती है और रुक जाती है। वो स्टैन होता है जो शीशे से सूरज की रोशनी परावर्तित कर रहा होता है। जेन उसे देखती रहती है। वो कार में बैठता है और रेगिस्तान के टीलों से गुजरते हुए आगे बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। जेन राइफल उठाकर धीरे धीरे उसका पीछा करने लगती है। कार की फ्यूल लाइट बीप करती है तो स्टैन कार रोकता है और ट्रंक डिक्की खोलता है। अंदर से उसे एक छोटा कैन
जेरी कैन मिलता है। वो उसे निकाल कर टैंक में पेट्रोल डालने लगता है। जेन एक चट्टान के पीछे छिप जाती है, राइफल तैयार रखती है। उसके पास कई बार साफ निशाना होता है, वक्त भी है, लेकिन वो हिचकिचाती है। कभी एंगल बदलती है, कभी फिर से निशाना लगाती है। जितना वो स्टैन को देखती है, उसे वो अपनी हेलुसिनेशन वाली छिपकली की याद दिलाता है। आखिरकार वो गोली चलाती है, लेकिन गोली उसके कंधे में लगती है, सीधा नहीं। राइफल के झटके से वो खुद गिर जाती है। कानों में आवाज गूंजती है। जब वो फिर से उठती है, स्टैन गायब होता है। वो घबराकर चारों ओर देखती है। राइफल कांपते हाथों में थामे रहती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सिर्फ कार और खून के छींटे नजर आते हैं। कार के बोनट पर हाथ का निशान है और आगे जमीन पर खून की लकीर जाती है। स्टैन लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, कपड़े खून से भीगे हुए, आंखों में डर और घबराहट। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जैसे डर हो कि जेन कहीं अचानक निकल आएगी। और शायद वो आएगी, क्योंकि वो अब भी उसके पीछे लगी है। रास्ते में स्टैन एक जूता उतारता है और अपने मोजे से कंधे के जख्म को बांधता है। जेन को वो छोड़ा हुआ जूता मिल जाता है। वो जान जाती है कि वो सही रास्ते पर है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि स्टैन अब ऊपर एक पहाड़ी पर छिपा है, बिल्कुल चील की तरह नीचे जेन को देख रहा है। वो बंदूक तानता है, पर कंधे का जख्म उसे रोकता है। दर्द से कराहते हुए वो गोली चलाता है। गोली जेन के कान का एक हिस्सा उड़ा देती है। वो चीख उठती है, कान बजते रहते हैं। वो गिरती है, फिर खुद को संभालती है, अपना हथियार उठाती है और भागने लगती है। पीछे से कुछ और गोलियां चलती हैं, लेकिन अब वो लगती नहीं। वो भागते हुए टॉर्च को पत्थर पर तोड़ देती है। उसके कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। स्टैन भागते हुए उन्हीं टुकड़ों पर पैर रख देता है। एक बड़ा कांच का टुकड़ा उसके पैर के तलवे में गहराई तक घुस जाता है। वो दर्द से कराहता है, खून बहता रहता है। हर हरकत उसे और ज्यादा तकलीफ देती है। वो बार बार कोशिश करता है टुकड़ा निकालने की, चेहरा पसीने और खून से लथपथ, सांसें तेज, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रखता है। आखिरकार वो छोटा सा कांच का टुकड़ा निकालने में कामयाब हो जाता है। वो दर्द में हंस पड़ता है, जैसे कोई जीत हासिल की हो। फिर उस टुकड़े को फेंक देता है। पैर लगभग बेकार हो चुका है, लेकिन वो फिर भी कार तक पहुंचता है। बंदूक एक तरफ फेंक देता है और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ चाबी से गाड़ी नहीं चलती। वो पैर से एक्सेलरेटर दबाता है, पूरा जोर लगाकर, जैसे किसी आखिरी कोशिश में लगा हो। हालांकि वो घायल पैर है, फिर भी स्टैन उसी पैर से एक्सेलरेटर दबाता है। दर्द से चेहरा मरोड़ता है, लेकिन गाड़ी चालू हो जाती है। इंजन जोर से गरजता है। अब वो और उसकी गाड़ी दोनों ही एड्रेनालिन से भरे हैं। वो जोश में चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है। सामने रास्ते में जेन खड़ी होती है, भागते भागते थक चुकी, लेकिन तैयार। वो निशाना साधती है। पहली गोली मिस, दूसरी भी चूक जाती है। ऐसा लगता है जैसे अब वो उसकी गाड़ी की चपेट में आने वाली है। तभी तीसरी गोली सीधा निशाने पर लगती है। वो झुककर बचती है और गाड़ी उसके पास से फिसलती हुई निकलकर कुछ दूर जाकर रुक जाती है। जेन दरवाजा खोलती है। अंदर से स्टैन की लाश गिर जाती है। दूर रिचर्ड वॉकी टॉकी पर स्टैन को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। जेन उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती है, जबकि आखिरी जिंदा आदमी रिचर्ड बेस पर अकेला रह जाता है। वो अपनी बाइक के पास बैठा अब भी स्टैन को पुकारता रहता है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि सब खत्म हो गया है। वो गुस्से में चीखने लगता है, रेत पर पैर पटकता है, फिर हेलमेट पहनता है, बाइक पर बैठता है और घूमने लगता है। रात भर गोल गोल घूमता रहता है। सुबह होते होते वो अपने बंगले क्रिब पर पहुंचता है। वो सीधे स्विमिंग पूल में कूद जाता है, फिर बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाता है, खांसते हुए, थका हुआ। घर के अंदर जाकर वो सोफे पर बैठता है, सांस लेता है, सोच में खोया हुआ। हमेशा की तरह चालाक वो रॉबर्टो को फोन करता है और झूठ बोलता है। कहता है कि उसके दोस्त किसी जरूरी काम से चले गए, इसलिए उसने उन्हें एयरपोर्ट छोड़ दिया। अब उसका हंटिंग ट्रिप खत्म हो गया। वो रॉबर्टो से कहता है कि हेलीकॉप्टर लेकर उसे लेने आ जाए। रॉबर्टो जवाब देता है, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। रिचर्ड मिट्टी और खून में सना हुआ है। धीरे धीरे अपने कपड़े और गियर उतारता है, लेकिन बंदूक को पास ही रखता है। झोंबी की तरह लड़खड़ाता हुआ बाथरूम में जाता है और पानी चला देता है। अचानक कोई आवाज आती है। वो सतर्क हो जाता है। नहाते नहाते बंदूक उठाकर दरवाजे की ओर तान देता है। कुछ सेकंड रुकता है, लेकिन जब कोई अंदर नहीं आता तो खुद बाहर निकलकर जांच करने लगता है। पूरे घर में घूमता है, पूरी तरह नंगा, पर अब भी सतर्क। घर के हर कोने को देखने के बाद वो पैटियो आंगन में बाहर आता है और थोड़ा रिलैक्स होता है। पूल में एक खिलौना कार तैरती दिखती है। वो उसे निकालता है, फिर पूल के किनारे चलता है, चारों ओर नजर दौड़ाता है। कुछ नहीं मिलता। वो वापस घर के अंदर आता है। सोफे पर बैठने ही वाला होता है कि तभी टीवी अपने आप चालू हो जाता है और कोई एड चलने लगता है। फिर जेन नजर आती है।
बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले स्टैन अचानक आया था। टीवी की रोशनी के पीछे से वो बाहर आती है, खामोश लेकिन बंदूक ताने हुए, चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ता। रिचर्ड उसे देखता है, जैसे सोच रहा हो कि क्या वो सच में गोली चलाएगी। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेन सीधे गोली चला देती है। गोली लगते ही वो पीछे उछल जाता है। उसके पेट के पास से खून और आंतें बाहर आने लगती हैं। जेन फिर कई और गोलियां चलाती है। पता नहीं सब लगती हैं या नहीं, लेकिन अब रिचर्ड बुरी तरह घायल है। वो सोफे के पीछे छिपने की कोशिश करता है। हर बार जब झांकता है, जेन बाहर से फिर फायर करती है। एक गोली उसके पुराने घाव के पास लगती है और वो दर्द से कराह उठता है। टीवी अब भी जोर से चल रहा है, जबकि वो रेंगते हुए कालीन पर आगे बढ़ता है, खून की लकीर पीछे छोड़ता हुआ। वो अंदर वाले हॉलवे की तरफ घसीटता है और जेन उसके पीछे पीछे जाती है, उस लकीर को फॉलो करते हुए उसे खत्म करने के लिए। लेकिन रिचर्ड किसी तरह वापस घूम जाता है 360 डिग्री। अब ट्रेल फिर से डेक की तरफ लौटती है। जेन को पता नहीं कि वो अब दीवार के कोने में छिपा है, हथियार ताने खड़ा है, पूरा भीगा हुआ लेकिन तैयार। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ेगी तो वो उसके सिर पर बंदूक रख देगा। अब दोनों के बीच इंतजार का खेल शुरू होता है। जेन लगभग आगे बढ़ने ही वाली होती है, तभी कोने से पानी की एक छोटी धारा बहती दिखती है। अब उसे समझ आता है कि वो वहां है। वो धीरे से पीछे हटती है और जल्दी से कोने के दूसरी तरफ चली जाती है, ताकि वो उसके पीछे से वार कर सके। पहली और आखिरी गोली उसी की हो। लेकिन जब रिचर्ड नहीं निकलता तो वो खुद कोने से घूमने लगता है। वो फिसलन भरे पूल के किनारे से रास्ता बनाते हुए बढ़ती है। वो सोचती है कि अब वो उसके पीछे पहुंच गई होगी, लेकिन जगह खाली मिलती है। वो रिचर्ड वहां से हट चुका होता है। फिर भी अब बढ़त जेन के पास है, क्योंकि रिचर्ड बहुत कमजोर और घायल है। दीवार का सहारा लेकर किसी तरह चल रहा है। अचानक कोई आवाज आती है। जेन रुक जाती है, समझ नहीं पाती किस दिशा में जाए। दूसरी तरफ रिचर्ड बर्तन वगैरह टटोल रहा होता है। उसे एक रैपर, प्लास्टिक या कपड़ा मिलता है, जिससे वो अपने जख्म पर पट्टी बांध लेता है। दोनों फिर से इंतजार की लड़ाई में फंस जाते हैं। फिर जेन हिम्मत करके आगे बढ़ती है, रिचर्ड को झुकने और पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। वो भी अपनी बंदूक से कुछ गोलियां चलाता है, लेकिन जल्दी ही उसका गोला बारूद खत्म हो जाता है। अब खेल बिल्ली और चूहे की तरह हो जाता है। दोनों इधर उधर भागते हैं, छिपते हैं। तभी जेन फिसल जाती है। उसका हाथ बंदूक से छूट जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड पहले पहुंच जाता है और उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। कुछ ही सेकंड में जेन होश में आ जाती है। फिर से अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे गले से जकड़ चौक होल्ड लेता है। वो जोर जोर से गुर्राता है और वही लंबा भाषण देने लगता है, जिससे सामने वाला सोचने और पलटवार करने का मौका पा जाता है। इस बार भी वही होता है। जेन अचानक उसके जख्म पर वार करती है। दर्द से वो पकड़ छोड़ देता है। वो मौका देखकर अपनी बंदूक उठा लेती है। रिचर्ड झपट्टा मारता है, लेकिन उसी वक्त जेन ट्रिगर दबा देती है। गोली सीधे लगती है। अब सब खत्म। जेन धीरे धीरे उठती है, उसके शव के पास से गुजरती है और डेक आंगन की तरफ जाती है। दूर से उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। सब कुछ खत्म हो चुका है।